नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के लेक्चर में। आज हम जो कल का अपना टॉपिक रह गया था मुद्रा में, वो पढ़ेंगे मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार की प्रतिभूति। साथ में हम बैंकिंग जो नया टॉपिक होगा उसको शुरू करेंगे। कल हमने जो ये ई-रूपी वाउचर है इसको देख लिया था। अब इसके बाद आता है मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार की प्रतिभूति। उससे पहले हम समझते हैं वित्तीय बाजार को, क्योंकि जो मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार है ये वित्तीय बाजार के ही भाग होते हैं। तो वित्तीय बाजार क्या होता है? वित्तीय बाजार वो होता है जहां पर धन का प्रवाह आधिक्य से कमी की ओर होता है। जहां पर धन का प्रवाह आधिक्य से कहाँ की ओर होगा? कमी की ओर होता है। कैसे होता है? मान लीजिए कोई बैंक है। बैंक क्या काम करता है? दो काम करता है। एक, बैंक जमा स्वीकार करता है और दूसरा बैंक क्या करता है? उधार देता है। जमा कौन कराता है? जमाकर्ता कराता है। जमाकर्ता जमा क्यों कराएगा? क्योंकि उसके पास धन का क्या है? आधिक्य है। ये जमा बैंक में करा दी जमाकर्ता ने। फिर बैंक क्या देगा? उधार देगा। किसको? ग्राहक को। ग्राहक को उधार क्यों देगा? क्योंकि ग्राहक के पास पैसों की क्या है? कमी है। बैंक ये उधार दे देगा। जमा हो रही है बैंक में, फिर बैंक दे रहा है उधार। तो ये आधिक्य से कहाँ जा रहा है प्रवाह? कमी की ओर। इसी को हम वित्तीय बाजार कहते हैं। वित्तीय बाजार के कितने भाग होते हैं? वित्तीय बाजार के होते हैं दो भाग। वित्तीय बाजार ये दो भागों में होता है। एक जिसको बोलते हैं मुद्रा बाजार और दूसरा जिसको बोलते हैं पूंजी बाजार। अब ये क्या चीज़ है? इन दोनों में क्या अंतर होता है? मुद्रा बाजार वो बाजार होता है जहां पर प्रवाह आधिक्य से कमी की ओर अल्पकालिक होता है। अल्पकालिक होता है। और पूंजी बाजार में दीर्घकाल के लिए होता है। दीर्घकालिक होता है। मुद्रा बाजार का विनियमन कौन करता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और पूंजी बाजार का विनियमन कौन करता है? सेबी के द्वारा। सेबी तो आप जानते ही होंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड। ठीक है। तो पूंजी बाजार को नियमित कौन करता है? सेबी। मुद्रा बाजार का नियामक आरबीआई। मुद्रा बाजार अल्पकालिक होता है, पूंजी बाजार में दीर्घकालिक होता है। क्या होता है? धन का प्रवाह आधिक्य से कमी की ओर होता है। अब देखते हैं मुद्रा बाजार को थोड़ा डिटेल में। मुद्रा बाजार धन का प्रवाह आधिक्य से कमी की ओर अल्पकालिक होगा। नियामक कौन होगा इसका? आरबीआई होता है। वैसे मुद्रा बाजार है वो भी दो प्रकार का होता है। एक संगठित और दूसरा क्या होता है? असंगठित बोलते हैं। संगठित वाले को आरबीआई विनियमित करता है। इसमें सारे बैंक आते हैं और एनबीएफसी आती है। असंगठित में कोई भी नियामक संस्था नहीं होती है। तो इसमें कौन आता है? इसमें जो साहूकार और महाजन होते हैं, जो गांव में किसानों को ऋण देते हैं, वो आते हैं असंगठित मुद्रा बाजार। ठीक है। तो मुद्रा बाजार अल्पकालिक हो गया। इसका नियामक कौन होता है? आरबीआई होता है। यह क्या होती है? एक अल्पकालिक प्रतिभूति होती है। जो मुद्रा बाजार प्रतिभूति है ना, ये अल्पकालिक प्रतिभूति होती है। अल्पकालिक प्रतिभूति यानी लेस देन 1 ईयर, 1 वर्ष से कम की होती है। और ये अल्पकालिक प्रतिभूति है, ये किस पर जारी की जाती है? बट्टे पर जारी की जाती है। यानी ब्याज है वो बट्टा लगा करके प्रतिभूति देंगे, तो जितने की प्रतिभूति है उस पर बट्टा काट करके ही सामने वाले को ऋण दिया जाता है। ये कितने प्रकार की होती है इसको देख लेते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी प्रतिभूतियां आती है? इसके अंदर आती है रेपो प्रतिभूति।
कौन सी प्रतिभूति? रेपो प्रतिभूति। दूसरी रिवर्स रेपो प्रतिभूति। तीसरी कोष पत्र। चौथी होती है कॉल मनी और नोटिस मनी। फिर क्या आता है? वाणिज्यिक प्रपत्र, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमर्शियल पेपर, सीपी। फिर आता है जमा प्रमाण पत्र। ये सारी चीज़ें क्या होती है ये हम आगे चलकर अब डिटेल में समझेंगे। और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये पूरा मैंने नोट्स बनाए हुए हैं जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाले हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिए। एक बार मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ। ज़्यादा अच्छे तो नहीं हैं, सुंदर तो नहीं बनाए हैं उनको, लेकिन ठीक बनाया है। ये देखिए, ये देखिए वित्तीय बाजार, यहाँ पर अल्पकालिक नियामक, आरबीआई अल्पकालिक प्रतिभूति, इस प्रकार से एक शॉर्ट नोट्स टाइप में है ये। आप अगर मेरी वीडियो देखते हो तो इसके बाद ये नोट्स आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक। जमा प्रमाण पत्र को क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसको बोलते हैं सीडी। और एक और होता है वाणिज्यिक बिल, वाणिज्यिक बिल, कॉमर्शियल बिल यानी सीबी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें किस में आती है? ये मुद्रा बाजार की प्रतिभूतियाँ हैं। कौन सी? रेपो प्रतिभूति, रिवर्स रेपो प्रतिभूति, कोष पत्र, कॉल मनी नोटिस मनी, वाणिज्यिक प्रपत्र, जमा प्रमाण पत्र और वाणिज्यिक बिल्स। ये सारी कौन सी है? मुद्रा बाजार की प्रतिभूति है। प्रश्न आ सकता है। अल्पकालिक प्रतिभूति होती है, आरबीआई नियामक होता है, 1 वर्ष से कम की होती है, बट्टे पर जारी की जाती है। अब है पूंजी बाजार। पूंजी बाजार क्या होता है वो देख लेते हैं। पूंजी बाजार, पूंजी बाजार है जहां पर मुद्रा का प्रवाह कहां से कहां होगा? अधिक से कमी की ओर होगा, लेकिन दीर्घकाल के लिए होगा। दीर्घकाल के लिए हुआ तो पूंजी बाजार की जो प्रतिभूति है वो भी क्या होगी? दीर्घकालिक होगी। दीर्घकालिक होगी यानी 1 वर्ष से ज़्यादा के लिए होगी। इसका नियामक कौन होता है? इसका नियामक होता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1988 में। लेकिन इसको नियामक कब बनाया गया? इसको नियामक बनाया गया था 1992 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है इसका मुंबई में, सेबी। ठीक है। इसके अंदर कौन सी प्रतिभूति आती है पूंजी बाजार में? पूंजी बाजार में 5 प्रतिभूति आती है। एक आईपीओ, दूसरा एफपीओ, तीसरा म्यूचुअल फंड, चौथा ईटीएफ और 5वां पी नोट्स। ये सारी चीज़ें हम आगे डिटेल में देखेंगे। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एफपीओ फॉलो पब्लिक ऑफरिंग, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ। पी नोट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? सहभागिता नोट्स। अभी आपको इतना ही याद रखना है कि ये 5 चीज़ें किस में आती हैं? पूंजी बाजार की प्रतिभूति है ये, पूंजी बाजार की प्रतिभूति जो क्या होती है? दीर्घकालिक होती है, 1 वर्ष से ज़्यादा की होती है। नियामक इनका कौन होता है? सेबी होता है। ठीक है। जो आईपीओ एफपीओ है ये नहीं आएंगे, सॉरी, इसकी जगह आएंगे शेयर। शेयर जिसको इक्विटी भी बोल देते हैं, स्टॉक भी बोल देते हैं,
और दूसरे पर आता है बॉन्ड या डिवेंचर। ये थोड़ी सी गलती हो गई, इसको करेक्ट कर लेना। तो पूंजी बाजार में शेयर, बॉन्ड या डिवेंचर, फिर म्यूचुअल फंड, ETF और पी नोट्स, ये पूंजी बाजार की 5 प्रतिभूतियां हैं। ठीक है, अब जो ये प्रतिभूतियां हैं इनको हम देखते हैं कि ये रेपो प्रतिभूति क्या होती है। रेपो प्रतिभूति, अब रेपो प्रतिभूति किसके द्वारा जारी की जाती है? रेपो में क्या होता है? रेपो में बैंक है वो RBI से ऋण लेते हैं। तो प्रतिभूति कौन जारी करेगा? बैंक जारी करेंगे, क्योंकि उनको RBI से ऋण लेना है तो RBI में कोई प्रतिभूति रखनी पड़ेगी। तो इसको कौन जारी करता है? ये बैंक द्वारा जारी की जाती है, और इसके माध्यम से जो बैंक है वो RBI से ऋण लेते हैं। ये हो गई रेपो प्रतिभूति। उसके बाद है रिवर्स रेपो प्रतिभूति। रिवर्स रेपो प्रतिभूति, इसमें क्या होता है? इसमें जब बैंक अपनी जमा कहाँ पर रखते हैं? RBI के पास रखते हैं, तो RBI उनको क्या देता है? प्रतिभूति देता है। तो ये रिवर्स रेपो प्रतिभूति कौन जारी करेगा? RBI। ये RBI के द्वारा जारी की जाती है, और RBI क्या करता है? एक तरह से बैंक से ऋण लेता है। वो क्या कहलाती है? रिवर्स रेपो प्रतिभूति। इसके बाद क्या था? कोष पत्र। कोष पत्र यानी ट्रेजरी बिल्स। ये कौन जारी करती है? ये जारी किया जाता है सरकार के द्वारा। कौन सी सरकार? केंद्र सरकार या राज्य सरकार? केंद्र सरकार के द्वारा, क्योंकि अल्पकालिक प्रतिभूति है वो केवल केंद्र सरकार के द्वारा जारी की जाती है, राज्य सरकार के द्वारा जारी नहीं की जा सकती। तो ये सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, जिससे सरकार क्या लेती है? RBI से, RBI से ऋण लेती है। कितने दिन के लिए? ये 3 टाइप के होते हैं कोष पत्र। एक 91 दिन, दूसरा 182 दिन और तीसरा 364 दिन। इन 3 प्रकार से RBI है वो कोष पत्र लेकर के सरकार को क्या देता है? ऋण देता है। ये 1 वर्ष से कम के होते हैं, अल्पकालिक प्रतिभूति है, इसीलिए क्या है? मुद्रा बाजार की प्रतिभूति है। और कोष पत्र हमेशा बट्टे पर जारी किए जाते हैं। बट्टे पर RBI फिर उनको ऋण देता है सरकार को। इनका कोई कूपन या ब्याज नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद है कॉल मनी और नोटिस मनी। कॉल मनी और नोटिस मनी, ये क्या चीज़ होती है? कॉल मनी और नोटिस मनी में बैंक क्या करता है? किसी दूसरे बैंक से उधार लेता है। RBI से नहीं, बाजार से भी नहीं, किसी दूसरे बैंक से उधार लेता है। कोई मान लीजिए बैंक A है, वो किससे उधार ले रहा है? बैंक B से उधार लेता है। जब ये उधारी कितने दिन की होती है? 1 दिन की होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉल मनी बोलते हैं। और जब ये उधारी 1 दिन से ज़्यादा और 14 दिन के बीच होती है, यानी 2 से 14 के बीच, तब इसको क्या बोलते हैं? नोटिस मनी बोलते हैं। लेकिन इसकी जो ब्याज दर होती है वो क्या होती है? बहुत उच्च होती है। अब ये ब्याज दर का निर्धारण कौन करता है? ब्याज दर का निर्धारण 2 फैक्टर है जिनके द्वारा किया जाता है, जिनका नाम है मिबोर और लिबोर। मिबोर की फुल फॉर्म क्या है? मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, और लिबोर की लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। अब ये दोनों में से कौन ब्याज दर डिसाइड करेगा? जब दोनों बैंक भारतीय होंगे, जैसे PNB हो गया और SBI हो गया, तो फिर मिबोर जो है वो ब्याज दर का निर्धारण करेगा। और जब एक भारतीय हो और एक विदेशी बैंक हो, मान लीजिए सिटी बैंक हो गया
एक पीएनबी हो गया। तब कौन करेगा? तब ये लिबोर के द्वारा ब्याज दर का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉल मनी और नोटिस मनी। जब एक दिन का है तो कॉल मनी, एक दिन से ज़्यादा और 14 दिन तक है उसको नोटिस मनी बोलते हैं। एक बैंक दूसरे बैंक से उधार लेता है, ब्याज दर डिसाइड कौन करता है? मिबोर और लिबोर। मिबोर मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, लिबोर लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। मिबोर जब दोनों बैंक भारतीय हों, लिबोर जब एक बैंक भारतीय हो और एक बैंक विदेशी हो। आगे समझ में? इसके बाद में है वाणिज्यिक प्रपत्र। वाणिज्यिक प्रपत्र यानी कॉमर्शियल पेपर। ये क्या चीज़ होती है? देखो, कोई भी कंपनी है वो कितने प्रकार से उधार लेती है? 2 प्रकार से उधार लेती है। मान लीजिए कोई क्या है? कंपनी है। ये कितने प्रकार से उधार लेती है? 2 प्रकार से। एक उधार क्या होता है इनका? अल्पकालिक, और दूसरा उधार क्या होता है? दीर्घकालिक उधार होता है। अल्पकालिक किसके लिए लेती है? वो अपनी कार्यशील पूंजी के लिए लेती है। इसके लिए कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी क्या होती है? कि उसके जो दिन प्रतिदिन के खर्च हैं, जैसे श्रमिकों को वेतन देना हो गया, कोई स्टेशनरी खरीदनी हो गई, कोई बिजली का बिल देना हो गया, ये सारी चीज़ें कार्यशील पूंजी कहलाती है। इसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं अंग्रेजी में, वर्किंग कैपिटल। लेकिन जब वो दीर्घकालिक उधार लेगी तो उसमें वो क्या करती है? संपत्ति का निर्माण करती है। कोई मशीन खरीद लेगी, कोई फैक्ट्री लगाएगी, ये सब चीज़ें। दीर्घकालिक लोन में वो संपत्ति का निर्माण करती है। संपत्ति निर्माण, इसमें वो कोई मशीन क्रय कर ले या फिर फैक्ट्री लगा ले। तो इस प्रकार से कंपनी क्या लेती है? उधार लेती है। अब बैंक है, बैंक भी कितने प्रकार से उधार देता है? 2 प्रकार से उधार देता है। कोई भी बैंक है जो कितने प्रकार से उधार देता है? 2 प्रकार से। एक सुरक्षित यानी सिक्योर्ड, और दूसरा असुरक्षित यानी अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड में वो क्या करता है? कोई भी गारंटी रखवाता है, गारंटी के साथ वो उधार देता है कि आप हमारे पास कुछ गिरवी रखिए, तभी हम आपको क्या देंगे? सुरक्षित लोन देंगे। अनसिक्योर्ड में बिना कोई गारंटी के, बिना कोई संपार्श्विक के, बिना संपार्श्विक के, संपार्श्विक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेगा बैंक? सुरक्षित लोन देने के लिए गारंटी किसके लिए लेगा? जब लोन अल्पकालिक है या दीर्घकालिक है? दीर्घकालिक होगा। जब कंपनी दीर्घकालिक उधार लेगी तो बैंक उसको क्या देगा? सुरक्षित लोन ही देगा, कोई भी ना कोई गारंटी रखवाएगा उसके साथ। ठीक है, लेकिन जब कंपनी को कोई अल्पकालिक उधार लेना होता है तो इसके लिए कंपनी क्या है? वाणिज्यिक प्रपत्र जारी कर सकती है। वाणिज्यिक प्रपत्र, इसमें बिना कोई गारंटी के एक वाणिज्यिक प्रपत्र यानी एक पेपर के माध्यम से बैंक है वो कंपनी को लोन दे देता है अल्पकाल के लिए। लेकिन ये वाणिज्यिक प्रपत्र कंपनी की साख पर निर्भर करता है। मान लीजिए मैंने आज कोई कंपनी खोल ली है, नई नई कंपनी है मेरी, और मैं बैंक के पास जाऊं कि मुझे आप 1 करोड़ रुपए का लोन दे दीजिए, मैं आपको ये वाणिज्यिक प्रपत्र देता हूं, तो मुझे कोई भी बैंक है वो लोन नहीं देगा वाणिज्यिक प्रपत्र पे। मुझे बोलेगा कि आप अपनी कंपनी की ज़मीन के कागजात मेरे पास रखो तभी लोन देगा। वो मुझे सिक्योर्ड लोन देगा, अनसिक्योर्ड लोन है वो बैंक नहीं देगा। लेकिन कोई साख वाली कंपनी हो गई, जैसे एयरटेल हो गई। अब एयरटेल है, एयरटेल को किसी बैंक से अगर अल्पकालिक उधार लेना है तो वो अपना वाणिज्यिक प्रपत्र है वो बैंक को दे देगी, और उसे अल्पकाल के लिए उधार बैंक है वो अनसिक्योर्ड लोन है वो दे देगा। तो इसको साख पर आधारित है ये वाणिज्यिक प्रपत्र। ठीक है, तो ये हो गए वाणिज्यिक प्रपत्र। फिर आता है जमा प्रमाण पत्र। जमा प्रमाण यानी
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये क्या चीज होता है? इसके माध्यम से बैंक क्या करता है? बाजार से उधार लेता है। अल्पकालिक प्रतिभूति होती है और ये एक तरह से सावधि जमा एफडी की तरह ही होता है। ये क्या है? अल्पकाल के लिए कहाँ से उधार लेगा? बाजार से उधार लेता है। कौन लेता है? बैंक। किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। किसकी तरह होता है? सावधि जमा की तरह होता है। सावधि जमा नहीं होता है, उसकी तरह होता है। इसकी 4 विशेषताएं होती हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं? इसमें सभी चीजें हैं वो पहले ही निर्धारित कर दी जाती है। क्या क्या? सबसे पहले पूर्व निर्धारित ब्याज, कि हम आपको जो आपसे धन उधार ले रहे हैं इस पर बैंक आपको इतना ब्याज देगा। दूसरा, पूर्व निर्धारित निवेश, कि आपको इतने रुपए हैं वो निवेश करने पड़ेंगे। तीसरा, पूर्व निर्धारित अवधि, कि इतनी अवधि के लिए आपका निवेश है वो लॉक हो जाएगा। पूर्व निर्धारित अवधि। और चौथा होता है पूर्व निर्धारित परिपक्वता पर प्राप्त धन। ये सारी चीजें क्या होती हैं? फिक्स होती है। लेकिन ये सारी चीजें लगभग जो अपनी एफडी है उसमें भी फिक्स होती है। एफडी में क्या है? हम एफडी पहले भी तोड़वा सकते हैं, लेकिन जमा प्रमाण पत्र है वो पूर्व निर्धारित अवधि पर ही टूटेगा, पहले नहीं टूटेगा। इसके अलावा जमा प्रमाण पत्र और एफडी में क्या अंतर होता है? जमा प्रमाण पत्र होता है ये हमेशा क्या होता है? अल्पकालिक होता है, जबकि जो अपनी एफडी है ये अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों होती है। आप इसको 1 साल के लिए कराओ, 6 महीने के लिए कराओ, 2 महीने के लिए कराओ, 5 साल के लिए कराओ, कितनी भी करवा सकते हैं। लेकिन जमा प्रमाण पत्र हमेशा 1 साल तक ही होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। तो ये एफडी जो है वो अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों होती है। दूसरा, जमा प्रमाण पत्र होता है वो क्या होता है? हस्तांतरणीय होता है। हस्तांतरणीय मतलब हम इसको दूसरा को दे सकते हैं, दूसरा इसको अपने अकाउंट में ले सकता है, इसका भुगतान करवा सकते हैं। लेकिन जो एफडी है ये क्या होती है? ये अहस्तांतरणीय होती है। अगर मैंने एफडी कराई है तो वो परिपक्वता अवधि पर मुझे ही मिलेगी, ये नहीं है कि किसी दूसरे को मिल जाएगी। लेकिन जो जमा प्रमाण पत्र होता है वो हम दूसरे को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हस्तांतरणीय होता है, उसका भुगतान कोई दूसरा बंदा भी ले सकता है। तो ये हो गया जमा प्रमाण पत्र। कौन जारी करता है? बैंक। कितने समय के लिए? अल्पकाल के लिए। इसमें 4 चीज़ें फिक्स होती है। ब्याज फिक्स होता है, निवेश फिक्स होता है, अवधि फिक्स होती है और मैच्योरिटी पर जो टोटल धन मिलेगा वो भी फिक्स होता है। एफडी से किस प्रकार अलग है? एफडी अल्पकालिक दीर्घकालिक दोनों होती है, जमा प्रमाण पत्र केवल अल्पकालिक होता है। एफडी हस्तांतरणीय नहीं होती, जबकि जमा प्रमाण पत्र हस्तांतरणीय होता है। अब जो कॉल मनी और एमएसएफ है उसमें अंतर देख लेते हैं। कॉल मनी और एमएसएफ। एमएसएफ हमने आरबीआई में पढ़ा था। कॉल मनी में क्या है? बैंक किसी दूसरे बैंक से उधार लेता है, जबकि एमएसएफ है उसमें बैंक किससे उधार लेता है? आरबीआई से उधार लेता है। ये ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है दोस्तों वाणिज्यिक बिल्स। वाणिज्यिक बिल्स। कॉमर्शियल बिल्स ये क्या होता है? ये किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? ये व्यापारियों के द्वारा जारी किए जाते हैं। व्यापारियों के द्वारा जारी किस प्रकार से जारी किए जाते हैं इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यापारी है ए और दूसरा कोई व्यापारी क्या है? बी है। बी क्या करता है? ए से उधार लेता है। कितने रुपए? 1000 रुपये। तो बी एक अपना वाणिज्यिक बिल है वो जारी करके किसको दे देगा? ए को। वाणिज्यिक
बिल। कितने रुपए का वाणिज्यिक बिल होगा ये? 1000 रुपये का। ए ने उधार दे दिए बी को 1000 रुपये, बी ने ए को वाणिज्यिक बिल दे दिया। बी ने अपनी वस्तु बनाई और विक्रय करेगा बाजार में, बोला तब दूंगा। इस वाणिज्यिक बिल की अवधि कितने दिन की होती है? 45 दिन की होती है। अब मान लीजिए ए के पास 1000 ही रुपए थे, उसने बी को दे दिए, तो अब व्यापारी क्या हो गया? खाली हो गया। लेकिन व्यापारी कभी खाली नहीं होता है, आपको पता है। वो पैसे से पैसे बनाना जानता है। अब उसको पैसे की जरूरत है, कहीं से मिले। तो ए किसके पास जाएगा? ए जाएगा बैंक के पास। बैंक को क्या बोलेगा कि आप मुझे उधार दे दो। तो बैंक बोलेगा अभी क्या प्रतिभूति, आपके पास क्या गारंटी है? तो ए बोलेगा कि मेरे पास क्या है? वाणिज्यिक बिल है। कौन सा वाणिज्यिक बिल? जो उसको बी ने दिया था। तो ए बैंक को क्या देगा? वाणिज्यिक बिल दे देगा। वो वाणिज्यिक बिल कितने रुपए का है? 1000 रुपये का है। तो बैंक इस पर क्या कटेगा? बट्टा काट के, और उसको कितने रुपए उधार दे देगा? 900 रुपये उधार दे देगा। ये उधार किसको दे दिए इसने? 900 रुपये उधार दे दिए ए को। वाणिज्यिक बिल किसके पास आ गया? बैंक के पास आ गया। अब जैसे ही 45 दिन होंगे तो बी क्या करेगा? बैंक से ये वाणिज्यिक बिल अपना वापस खरीद लेगा। कितने रुपए में? 1000 रुपये में। तो बैंक को फायदा हो गया, यहाँ पर बट्टा काट लिया, व्यापारी को दोबारा भी उधार मिल गया, बी का काम भी चल गया। तो इस प्रकार से वाणिज्यिक बिल है वो व्यापारी के द्वारा किसी दूसरे व्यापारी को जारी किया जाता है। 45 दिन के लिए जारी किया जाता है। व्यापारी उस वाणिज्यिक बिल को किसी बैंक में रख करके उसकी साख के आधार पर बैंक से लोन ले सकता है। बैंक है वो वाणिज्यिक बिल पर क्या काटता है? बट्टा काट के व्यापारी को उधार देता है, जिसको क्या बोलते हैं? फैक्टरिंग बोलते हैं। फैक्टरिंग, बट्टा काटकर उधार देना वाणिज्यिक बिल पर। फिर जैसे ही 45 दिन होंगे तो जो शुरू में जिस व्यापारी ने वो वाणिज्यिक बिल जारी किया था वो बैंक को सीधा भुगतान करेगा। अब उसे ए व्यापारी के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो बैंक को भुगतान करके अपना वाणिज्यिक बिल वापस ले लेगा। लेकिन इसमें भी कंपनी की साख क्षमता है वो निश्चित करती है कि आपको वाणिज्यिक बिल पर उधार मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये है वाणिज्यिक बिल। इसके बाद है अब पूंजी बाजार। पूंजी बाजार, पूंजी बाजार है, इसके भी कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। पहला तो पूंजी बाजार क्या होता है? दीर्घकालिक मुद्रा का प्रवाह आधिक्य से कमी की ओर, दीर्घकाल के लिए। इसके 2 बाजार हैं, एक है प्राथमिक बाजार और दूसरा क्या है? द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार कौन सा है? जहां पर कोई भी कंपनी है वो अपने शेयर है वो जारी करती है और गैर सूचीबद्ध कंपनी से एक सूचीबद्ध कंपनी बन जाती है। प्राथमिक बाजार में कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर जारी करके गैर सूचीबद्ध से क्या बन जाती है? सूचीबद्ध बन जाती है। ठीक है, कंपनी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक सूचीबद्ध और एक गैर सूचीबद्ध। सूचीबद्ध कंपनी वो होती है जो शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज में क्या होती है? सूचीबद्ध होती है, यहाँ पर उसके शेयरों का क्रय विक्रय किया जाता है। गैर सूचीबद्ध कंपनी क्या होती है? जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होती है, वो गैर सूचीबद्ध कंपनी होती है। तो प्राथमिक बाजार में कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर जब जारी करेगी तो वो एक सूचीबद्ध कंपनी बन जाएगी। कौन सी कंपनी से? गैर सूचीबद्ध कंपनी से सूचीबद्ध कंपनी बन गई। ठीक है, इसके बाद ये सूचीबद्ध कंपनी तो बन गई, लेकिन अभी भी इसके शेयर हैं वो खरीद बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि खरीद बिक्री के लिए उपलब्ध करने के लिए इसको किस में जाना पड़ेगा? द्वितीय बाजार में, जिसको क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। जब ये सूचीबद्ध कंपनी अपने शेयर है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर देगी और इन दोबारा क्रय विक्रय होगा शेयर का, तो वो कंपनी क्या है? स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर है वो खरीद बेच सकती है उनका। अब जब प्राथमिक बाजार में कोई कंपनी अपने पहले बार शेयर लेके आती है
तो उसको 4 तरीके से शेयर जारी करती है, जिसको हम IPO बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दूसरा है FPO, तीसरा है राइट इश्यू, और चौथा है प्राइवेट प्लेसमेंट। ये चारों चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे जब हम स्टॉक एक्सचेंज को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर द्वितीय बाजार है। द्वितीय बाजार में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होंगे। कौन देखता है द्वितीय बाजार को? स्टॉक एक्सचेंज। कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं? 2 हैं अपने पास, एक है BSE और दूसरा है NSE। BSE का जो क्या बोलते हैं इसको, निर्धारक तत्व कौन सा है? सेंसेक्स। और NSE का क्या है? निफ्टी है। BSE में जो सेंसेक्स है ये कैसे निर्धारित होता है? ये 30 कंपनियों के मूल्य के आधार पर निर्धारित होता है, और निफ्टी में 50 कंपनियों के मूल्य के आधार पर निफ्टी है वो चलती है। तो ये हो गया पूंजी बाजार। तो इस प्रकार से हमने मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार दोनों की प्रतिभूतियां देख ली। मुद्रा बाजार की प्रतिभूतियां कौन सी थी? अल्पकालिक थी, RBI द्वारा विनियमित की जाती थी। रेपो प्रतिभूति, रिवर्स रेपो प्रतिभूति, कोष पत्र, कॉल मनी, नोटिस मनी, वाणिज्यिक प्रपत्र, जमा प्रमाण पत्र और वाणिज्यिक बिल्स। पूंजी बाजार में 5 थी। कौन सी? शेयर, इक्विटी, दूसरी थी बॉन्ड या डिवेंचर, तीसरी थी म्यूचुअल फंड, चौथा था ETF और 5वां था P नोट्स, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर मनी यानी मुद्रा का टॉपिक क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। अब हमें क्या शुरू करना है? अपना नया टॉपिक, जिसका क्या नाम है? बैंकिंग। तो बैंकिंग को शुरू करते हैं। बैंकिंग हमारे RS प्री और मेंस दोनों में एक क्या है? ज्वलंत टॉपिक है, जिसमें से आना ही आना है। बैंक किसके भाग होते हैं? मुद्रा बाजार के भाग होते हैं या पूंजी बाजार के? बैंक मुद्रा बाजार के भाग होते हैं। मुद्रा बाजार के भाग होते हैं। और बैंक वह माध्यम है जिसके द्वारा मुद्रा का प्रवाह कहाँ से कहाँ होता है? आधिक्य से कमी की ओर। वही मैंने आपको बताया था कि बैंक जमा स्वीकार करता है और उधार देता है। तो जमा से उधार की तरफ जाएगा मुद्रा, तो आधिक्य से कमी की ओर जा रहा है। अब हम देखते हैं बैंक के कार्य क्या है, क्या क्या काम करता है बैंक। बैंक के कार्य, तो बैंक के कार्यों को 2 भागों में बांटते हैं। एक जिसको बोलते हैं हम प्राथमिक कार्य, और दूसरे को बोलते हैं हम गौण कार्य यानी सेकेंडरी कार्य। प्राथमिक कार्य कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक जमा स्वीकार करना, और दूसरा क्या है? उधार देना। जमा स्वीकार करना है, ये बैंक की देयता में वृद्धि करता है, क्योंकि यहाँ पर ब्याज का क्या करते हैं? ब्याज का भुगतान बैंक के द्वारा किया जाता है। उधार होता है, ये बैंक की क्या होती है? परिसंपत्ति होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर बैंक को ब्याज प्राप्ति होती है। तो ये 2 कार्य क्या है? बैंक के प्राथमिक कार्य है। इसके अलावा गौण कार्य क्या हो गए? गौण कार्य हो गए डेबिट कार्ड जारी करना, डेबिट कार्ड जारी करना। इसके बाद में चेक या ड्राफ्ट जारी करना, चेक या ड्राफ्ट जारी करना। तीसरा, बैंक हमें लॉकर की सुविधा भी देता है, तो लॉकर की सुविधा देना। चौथा, गोल्ड लोन प्रोवाइड करना, बैंक हमें गोल्ड लोन भी देता है, तो गोल्ड लोन देना। इसके बाद में ग्राहकों की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना और शेयर बाजार में निवेश करना। ग्राहकों की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, ई कुबेर के माध्यम से करते हैं। हमारा अकाउंट क्या रहता है? उसमें कनेक्ट रहता है। क्रय विक्रय करना और शेयर बाजार में
निवेश करना। हर बाज़ार अपना अपना, हर बैंक अपना अपना डीमैट अकाउंट है वो खोल सकते हैं हम साइट पर। इसके बाद में न्यासी की भूमिका निभाना। न्यासी यानी ट्रस्टी। ये भूमिका कैसे निभाता है? हम अपनी वसीयत बना करके किसको दे सकते हैं? बैंक में जमा कर सकते हैं। बैंक उस वसीयत को क्या रखेगा? लॉकर में रखेगा। और जब वसीयत देने वाले आदमी की मृत्यु हो जाती है तो बैंक उस वसीयत को निकालता है और एक प्रॉपर वकील को हायर करके उस वसीयत को उसके वारिस को सौंपता है। तो ये एक न्यासी की, ट्रस्टी की भूमिका यहाँ पर निभाता है। किसमें? वसीयत के रूप में। ठीक है, न्यासी की भूमिका निभाता है वसीयत के निष्पादन में। इसके बाद में बैंक क्या है? बैंक तृतीय पक्ष उत्पाद भी बेचता है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट। ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट क्या होते हैं? जैसे बीमा बेचना हो गया, टर्म इंश्योरेंस बेचना हो गया, म्यूचुअल फंड बेचना हो गया, फिर क्रेडिट कार्ड बेचना हो गया। अब जैसे हम देखते हैं SBI लाइफ इंश्योरेंस है, SBI क्रेडिट कार्ड है, ये कौन? SBI देता है? नहीं, ये SBI से संबंधित नहीं है। ये SBI की क्या है? एक सहयोगी कंपनियां हैं। SBI बैंक का काम नहीं है ये, लेकिन क्या करता है? ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को बेचता है ताकि इसको इसमें उसका कमीशन मिलता है। जब हम बैंक में जाते हैं, SBI लाइफ इंश्योरेंस वाला कोई एक बंदा बैठा रहता है बैंक में, तो बोलता है सर SBI का है, तो वो SBI का नहीं होता है। SBI लाइफ इंश्योरेंस वो अलग कंपनी है। वो क्या करते हैं? सिर्फ बेच करके उसमें अपना कमीशन कमाते हैं। तो ये SBI के क्या हो गए? सेकेंडरी कार्य हो गए, गौण कार्य हो गए। अब एक मुख्य मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा, जिसमें क्या है? बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इसको आराम से समझें। सबसे पहले तो देखते हैं राष्ट्रीयकरण क्या होता है। मैंने पिछले भी लेक्चर में आपको बताया था कि जब सरकार संसद में कानून बना करके किसी निजी क्षेत्र के बैंक का स्वामित्व और नियंत्रण अपने हाथों में ले लेती है, उसको क्या बोलते हैं? बैंक का राष्ट्रीयकरण। दोबारा बताता हूँ, लिख भी देता हूँ। जब क्या करती है सरकार, कहाँ पर? संसद में क्या बनाती है? कानून बना करके। कौन से बैंक का? निजी क्षेत्र के बैंक का क्या स्वामित्व और नियंत्रण अपने हाथों में ले लेती है, तो उसी को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीयकरण बोलते हैं। अब शुरुआत में भारत में कोई भी बैंक था वो राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं था। SBI था, वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसको 1955 में नाम बदल करके SBI किया गया था, एक वही था। बाकी सारे बैंक क्या थे? निजी बैंक थे, प्राइवेट बैंक थे। सारे बैंकों की शाखाएं कहाँ थी? शहरों में थी। सारे बैंक किसको उधार देते थे? जो बड़े बड़े घराने थे जिनकी शाख थी, उन्हीं को उधार देते थे, बाकी लोगों को बैंक उधार नहीं देते थे। लेकिन भारत में जब हमें आज़ादी मिली तो उसके बाद समाजवाद को बढ़ावा देना था। भारत की लगभग 70% जनसंख्या कहाँ निवास करती थी? गाँव में निवास करती थी। किसान कहाँ थे? गाँव में थे, लेकिन गाँव में कोई बैंक की शाखा ही नहीं थी। अब जब किसानों को ऋण लेना होगा तो वो कहाँ से लेंगे? वो जो गांव का महाजन होगा, साहूकार होगा, उससे लेंगे। उससे लेने में किसानों को क्या घाटा होता था? एक तो वो ब्याज दर बहुत ज़्यादा लगाते थे। कई बार तो मूलधन और ब्याज है दोनों बराबर होते थे, ब्याज मूलधन से ज़्यादा भी हो जाता था। दूसरा, अशिक्षा के कारण वो जो डॉक्यूमेंट बनाते थे, खाली पेपर बनाते थे, उस पर अंगूठा ले लेते थे किसान का, तो उसमें डॉक्यूमेंट एक्शन में क्या करते थे? हेरा फेरी करते थे। फिर जब किसान मान लीजिए ब्याज चुकाने में असमर्थ हो गया कि आज इस साल फसल अच्छी नहीं हुई है, हम वो ब्याज भी नहीं भर पा रहा है, तो साहूकार अपने मस्टंडे ले जा करके की पिटाई करवा देता था। कई बार तो उसकी मौत भी हो जाती थी। तो ये सारे जबरन वसूली हो गई, उच्च ब्याज दर हो गए। इसके कारण किसान क्या था? बहुत ज़्यादा प्रताड़ित था साहूकारों और जो रसूखदार थे उनसे। लेकिन किसान के पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि बैंकों की शाखाएं गांव में थी नहीं। शहरों में अगर कोई किसान अगर लोन लेने चला भी जाता तो उनकी जो लोन देने की प्रक्रिया थी, जो कानूनी प्रक्रिया थी, वो इतनी जटिल होती थी कि किसान समझ नहीं पाते थे। फिर जो बैंक है वो उसको लोन ऐसे नहीं देगा,
उसके लिए कुछ ना कुछ गारंटी रखवाएगा, कोई ज़मीन गिरवी कुछ हो। लेकिन उस समय क्या था, किसी के पास अपनी ज़मीन के भी कागजात नहीं मिलते थे। तो इन सब कारणों से किसान को घूम फिर के वापस कहीं जाना पड़ता था, साहूकार और जो रसूखदार थे उनके पास, क्योंकि वो उसके गांव के होते थे, उसको जानते भी थे और वो उसको उधार धन बिना किसी गारंटी के भी दे देते थे। तो इस चीज़ को समझने के लिए, इस चीज़ से किसानों को बचाने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण जरूरी हो गया था। दूसरा, जब 1965 में हमारे भारत देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, तो वहाँ पर हमें खाद्यान्न आयातक से क्या बनना था, खाद्यान्न आत्मनिर्भर बनना था। उसके लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत थी, उन्नत बीजों की ज़रूरत थी, उर्वरक की ज़रूरत थी, सिंचाई के साधनों की आवश्यकता थी। तभी तो कृषक है वो अच्छे से खेती कर पाएंगे और खाद्यान्न का उत्पादन कर सकेंगे। लेकिन उन्नत बीज हो गया, उर्वरक हो गया, सिंचाई के साधन हो गए, इसके लिए क्या चाहिए, किसानों को पैसा चाहिए। किसानों में गरीबी जैसी आज है वैसी ही उस समय थी, इसके लिए उनको ऋण चाहिए। ऋण से बचाने के लिए ऋण कहाँ मिलेगा, वही साहूकारों के पास। इससे बचाने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण जरूरी हुआ। इंदिरा गांधी सरकार थी, उन्होंने बोला बैंकों को कि आप अपनी शाखाएं हैं वो कहाँ पर खोलिए, गांव में भी खोलिए। लेकिन बैंकों ने इसके लिए क्या कर दिया, मना कर दिया कि हम गांव में नहीं खोलेंगे शाखा, हम तो शहरों तक ही ठीक है। तब फिर मजबूरी में सरकार को ये कदम लेना पड़ा कि हमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। और सबसे पहले 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। जिन बैंकों का NDTL 50 करोड़ से ज़्यादा था, उन 14 निजी क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसका स्वामित्व और नियंत्रण पूरी तरह सरकार के हाथ में आ गया और ये एक अध्यादेश के माध्यम से किया गया था, रातों रात। तो फिर क्या हुआ, इससे शाखाओं का विस्तार हुआ। दूसरे चरण में, दूसरा चरण कब आया, 1980 में। 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनका NDTL कितना था, 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का था। तो टोटल राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हो गए, 14 पहले थे, 6 अब हो गए, यानी 20 हो गए। इसके बाद क्या हुआ, 2 बड़े राष्ट्रीयकृत बैंक थे, उनको आपस में विलय करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, क्योंकि बार बार NPA की समस्या आ रही थी, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। ये 2 बैंक थे, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, जिसका PNB में विलय किया गया। कब किया गया, 1994 में। तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया को PNB में मिला दिया, तो 20 से कितने हो गए, 19 अपने राष्ट्रीयकृत बैंक हो गए। फिर 19 नवंबर 2013 को UPA सरकार थी, उसने भारतीय महिला बैंक की स्थापना की। इसको 1000 करोड़ रुपए SBI की तरफ से दिए गए और ये महिलाओं को समर्पित बैंक था। तो वापस से कितने हो गए, राष्ट्रीयकृत बैंक 20 हो गई। लेकिन जब बाद में BJP सरकार आई, NDA सरकार आई, उसने कहा कि ये अलग से महिला बैंक की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, कोई निष्पादन नहीं है, तो इसका दोबारा से SBI में ही विलय कर दिया गया। तो वापस से कितने हो गए, 19 हो गए। इसके बाद 2018-19 में विजय बैंक और देना बैंक का विलय है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। 2 बैंकों का विलय किस में कर दिया गया, एक बैंक ऑफ बड़ौदा में, विजय और देना बैंक का। फिर 2020 के अंदर बहुत से बैंकों का विलय हुआ। कौन से, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और OBC का PNB में विलय कर दिया गया। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय किया गया। सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय किया गया। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर विलय कर दिया गया। इन सब बैंकों का विलय करने के बाद जो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या थी वो 11 राष्ट्रीयकृत बैंक हो गए थे। लेकिन सार्वजनिक बैंक कितने थे, सार्वजनिक बैंक 12। राष्ट्रीयकृत बैंक जिनका राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है, सार्वजनिक बैंक जिनमें 51% से अधिक की भागीदारी सरकार की होती है। अब राष्ट्रीयकृत बैंक 11 थे, जबकि सार्वजनिक बैंक कितने थे, 12। इसमें एक बैंक एक्स्ट्रा कौन सा है, वो है SBI, जिसका राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया में, यानी बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया में राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, वो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक उसको 1955 में ही बना दिया गया था। तो सभी राष्ट्रीयकृत बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, लेकिन सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक राष्ट्रीयकरण वाले बैंक नहीं है, क्योंकि उनमें एक SBI ऐसा बैंक है जो राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया से नहीं गुजरा है। तो ये था बैंकों का राष्ट्रीयकरण।
अब इस बैंकों के राष्ट्रीयकरण से यानी जो फायदा क्या हुआ कि गांव-गांव में बैंकों की पहुंच बढ़ी, शाखाएं बढ़ी। अभी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2/3 जनसंख्या कहाँ पर निवास कर रही है? गाँव में, जो किस पर निर्भर है? खेती पर निर्भर है। तो उनको ऋण की सुलभता हुई। लेकिन अभी भी केवल 60% किसान ऐसे हैं जो बैंकों से ऋण ले पा रहे हैं। 40% किसान अभी भी जो अपने गैर संस्थागत स्रोत है, लोन देने के दो स्रोत होते हैं, एक संस्थागत, एक गैर संस्थागत। संस्थागत जो केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित होते हैं, आरबीआई द्वारा विनियमित होते हैं, जिसमें बैंक और एनबीएफसी आते हैं। गैर संस्थागत साहूकार, रसूख, सेठ, ये हो गए। 40% किसान अभी भी साहूकारों से लोन लेने के लिए बाध्य ही कह सकते हैं, क्योंकि उनमें इतनी जागरूकता नहीं है और अभी भी बैंकों की पहुंच है वो गांव तक नहीं हो पाई है। ऋण है, उसकी उपलब्धता है, वो किसानों को इतनी नहीं दी गई है। इसको और ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद में जो बैंकों का विलय किया गया 2018, 19, 20 में, उससे क्या फ़ायदा हुआ? उससे जो बैंक अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, एनपीए की समस्या आ रही थी, उनको मिला करके एक बैंक बना दिया, जिससे उनकी साख सृजन क्षमता है वो क्या है? बढ़ गई। दूसरा, कोई 2-3 बैंक छोटे बैंक हैं, उनको मिला करके बड़ा बैंक बन जाएगा, तो वो अपनी वैश्विक स्तर पर भी पहचान बना सकता है। बैंक के लाभ में वृद्धि हो गई, बैंकों के जोखिम में कमी हो गई, और उनको क्या करना, सुचारू रूप से चलाना है, वो भी क्या हो गया? आसान हो गया। तो ये था बैंकों का राष्ट्रीयकरण और उनके जो 2018, 19, 20 में विलय हुआ था उनको देखा। इनको एक बार हम थोड़ा सा लिख कर और देख लेते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि 70% जनसंख्या कहाँ थी? गांव में थी। लेकिन गांव में बैंक की शाखा क्या थी? ना के बराबर थी, कम थी। जो बैंकों की शाखाएं थी वो कहाँ पर थी? शहरों में। बैंक शाखा शहरों में थी, और ये जो कुछ खास घराने थे उन्हीं को क्या प्रोवाइड करती थी? ऋण प्रदान करती थी। किसान थे वो अभी भी किससे? गैर संस्थागत स्रोतों से ऋण लेने के लिए बाध्य थे। गैर संस्थागत स्रोतों से। गैर संस्थागत स्रोत कौन होते हैं? जिनका आरबीआई विनियमन नहीं करता है। क्या हो गए? साहूकार हो गए, सेठ हो गए, ये सब। संस्थागत स्रोत क्या होते हैं? संस्थागत स्रोत होते हैं जिनका आरबीआई द्वारा क्या किया जाता है? विनियमन किया जाता है। ये कौन हो गए? बैंक हो गए, एनबीएफसी हो गई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो किसान अभी भी गैर संस्थागत स्रोतों से ऋण लेने के लिए बाध्य थे। अब गैर संस्थागत स्रोतों से ऋण लेने में क्या हानि होती है किसानों को? एक तो उनकी जो ब्याज दर थी वो क्या थी? बहुत ज़्यादा थी। दूसरा, कोई नियामक संस्था नहीं थी, यानी कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होते थे। तीसरा, जो जबरन वसूली का काम था, ये क्या था? बहुत ज़्यादा किसानों को प्रताड़ित करता था। दूसरा, किसान बैंकों से लोन क्यों नहीं ले पा रहे थे? बैंक से लोन क्यों नहीं ले पा रहे थे? इसके क्या क्या कारण थे? ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का अभाव था। दूसरा, ऋण देने की जटिल प्रक्रिया। तीसरा, ऋण के लिए जो गारंटी चाहिए वो किसानों के पास नहीं होती थी। जागरूकता की कमी थी, अशिक्षा थी। इन सब के कारण किसान थे वो बैंक से लोन नहीं ले पा रहे थे। उनको अभी भी कहाँ पर? साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ रहा था। तो इसलिए अब जो किसान थे उनकी बैंकों पर ऋण निर्भरता बढ़ाने के लिए सरकार को राष्ट्रीयकरण की नीति है वो अपनानी पड़ी।
फिर 1965 में क्या हुआ? 1965 में होती है हरित क्रांति की शुरुआत। हरित क्रांति चल रही थी 1965 में। इसके लिए हमें 3 चीजें चाहिए थी। क्या क्या? उन्नत बीज, उर्वरक और सिंचाई के साधन चाहिए। इनके लिए किसानों को क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। पूंजी के लिए किसान कौन उपलब्ध कराएगा? बैंक, क्योंकि साहूकार तो खाल पाड़ देंगे उनकी। तो बैंक क्या थे? बैंक गांव में जाना नहीं चाह रहे थे, बैंक ग्राम में जाना नहीं चाह रहे थे, वो कहाँ रहना चाह रहे थे? शहर में ही। तो फिर इंदिरा गांधी सरकार 19 जुलाई 1969 को एक अध्यादेश जारी करके 14 बैंकों का क्या कर देती है? राष्ट्रीयकरण कर देती है, जिनका NDTL कितना था उस समय? 50 करोड़ से अधिक था। इसके बाद 77 में जनता पार्टी की सरकार आती है, कुछ नहीं होता है। 80 में फिर जब इंदिरा गांधी आती है तो फिर राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण शुरू होता है 1980। इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करती है, जिनका NDTL कितना था? 200 करोड़ से अधिक था। ये चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ और ये छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था 1980 में। तो टोटल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया? 20। लेकिन 1994 आते आते क्या हुआ? 2 बैंकों का विलय करना पड़ा 1994 में। ये 2 बैंक कौन से थे? एक न्यू बैंक ऑफ इंडिया, इसका विलय किसके अंदर कर दिया गया? PNB में। PNB में बहुत बैंकों का विलय हुआ है। PNB अपना सबसे पुराना बैंक है, जिसको भारतीयों द्वारा शुरू किया गया था। लाला लाजपत राय और उनके कुछ सहयोगी थे, उनके कारण ये शुरू हुआ था। ठीक है, तो फिर कितने रह गए? 20 में से 19 रह गए थे। फिर 2013 में भारतीय महिला बैंक शुरू किया गया। भारतीय महिला बैंक, इसको जो अपना SBI था, इसने 1000 करोड़ रुपए देकर के इसको शुरू किया गया। लेकिन जब 2014 में NDA सरकार आई तो 2017 में उन्होंने इसका विलय किस में कर दिया? वापस SBI में कर दिया। बेटी थी, बेटी को वापस किस में मिला दिया? माँ में मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके बाद 2018-19 में विजय बैंक और देना बैंक है, इसका विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया। कौन से बैंक? विजय बैंक और देना बैंक, इन दोनों का विलय किस में किया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। 2020 में बहुत से बैंकों का विलय हुआ। 2020 में कौन से बैंकों का? एक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, था और दूसरा था OBC। इन दोनों को किसे मिला दिया? PNB में मिला दिया गया। दूसरा इलाहाबाद बैंक, इसको किसमें मिला दिया गया? इंडियन बैंक में, तीसरा सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में, सिंडिकेट बैंक को किसे मिला दिया गया? कैनरा बैंक में मिला दिया गया। फिर आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, आंध्रा और कॉरपोरेशन बैंक, इन दोनों को किसमें मिला दिया गया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसमें मिला दिया गया। इतने सारे बैंकों का विलय 2020 में किया गया। तो इन सब विलय के बाद में 2 कंसेप्ट निकल के आए। एक राष्ट्रीयकृत बैंक, इनकी संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई, 11 राष्ट्रीयकृत बैंक हो गए। दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, इनकी संख्या कितनी है? 12 है। ये कैसे है? क्योंकि 11 तो ये है इसके अंदर और एक इसमें क्या जुड़ गया? SBI। अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक क्या होते हैं? वो बैंक जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 51% या उससे ज़्यादा की होती है, वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया है। SBI का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था,
1955 में इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसको बदल करके SBI में कन्वर्ट किया गया और इसका स्वामित्व सरकार के द्वारा हाथों में लिया गया था 1955 में। जबकि राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? 1969 में। तो सारे राष्ट्रीयकृत बैंक क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, लेकिन सारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, क्योंकि SBI क्या है? केवल और केवल सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। ये कंसेप्ट हमें ध्यान में रखना है। अब जो ये बैंकों का विलय हुआ, इससे हमें क्या क्या लाभ हुए? बैंकों के विलय से लाभ, सबसे पहला लाभ, बैंक पूर्व की तुलना में अधिक सशक्त हो गए। बैंक पूर्व की तुलना में अधिक सशक्त हो गए। ठीक है, क्योंकि साक्ष्य जन क्षमता बढ़ गई। बैंक की साख सृजन क्षमता में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। बैंक के खर्चे कम हो गए, कर्मचारी वगैरह कम चाहिए जब दो बैंकों को मिला दिया जाए तो। बैंक के लाभ में वृद्धि हो जाएगी इससे, बैंक के लाभ में वृद्धि हो गई। चौथा, वैश्विक बाजार में बैंकों की पहचान संभव हो गई, क्योंकि छोटे छोटे बैंक हैं उनको वैश्विक बाजार में कोई पहचान नहीं मिलती है, लेकिन जब वो मिलकर के एक बड़े बैंक का निर्माण कर लेते हैं तो वैश्विक पहचान भी मिलती है। तो वैश्विक बाजार में बैंकों की पहचान बढ़ी, क्योंकि बैंकों की भी शाख होती है एक तरह से, जिस प्रकार कंपनी की शाख होती है। और पांचवें, बैंक के जोखिम में कमी हो गई। बैंक के जोखिम में कमी हो गई क्योंकि NPA में कमी आई इससे। तो इस प्रकार से बैंकों के विलय से ये सारे लाभ हुए थे। तो ये था अपना बैंकिंग टॉपिक। तो बैंकिंग टॉपिक शुरू हो गया है। कल हम पढ़ेंगे बैंकों का वर्गीकरण। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, और अपने अमूल्य सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। ठीक है, तो मिलते हैं हम कल के लेक्चर में।